कॉर्पोरेट फाइनेंस कैपिटल बजटिंग, पेज 21 से 23 टेक्स्ट बुक का, श्वेजर का, नए टेक्स्ट बुक में 2020 का। सबसे फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे यार कैपिटल बजटिंग होता क्या है। सबसे फर्स्ट चीज़ हम लोग ये समझते हैं, पर्सनल फिनेंस हम करते, सपोज करते किसी का सैलरी 50,000 है, हम लोग देखेंगे कि कितना खर्चा होना है और बाकी का पार्ट इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो हम लोग को एक बजट बनाना पड़ता है क्योंकि हमारा पैसा जो है लिमिटेड है। ये हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, राइट। सिमिलरली कंपनी को भी तो एक बजट होता है पैसे का, ऐसा तो नहीं है अनलिमिटेड पैसा रहता है उनके पास, बराबर है कि नहीं। तो उन लोग को भी बजट करना पड़ता है एक सेट अमाउंट के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब हमेशा इन टर्म्स ऑफ कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग कंपनी चलाते हैं, कोई भी कंपनी हो, दो होता है इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बार ना इनकम स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हो सकता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट कैश में अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 50 करोड़ है तो आपके पास 50 करोड़ ही रहेगा ना। अगर आप कैश फ्लो में बोल रहे हो आपके पास 50 करोड़ है तो 50 करोड़ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो वो सीधा फ्रॉड हो जाएगा। दैट्स द रीजन कभी भी हम लोग कैपिटल बजटिंग देखते हैं तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ कैश देखते हैं एंड नॉट अकाउंटिंग इनकम। सिंपल है ये। बजटिंग क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड कैश रहता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं रहता है, यानी कि जो भी कैश है उसमें से सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट में डालना रहता है। अब ये कैपिटल बजटिंग एज अ होल क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट जो हम लोग को 1 साल से ज्यादा पैसा देगा, कोई भी प्रोजेक्ट जो हम लोग को 1 ईयर से ज्यादा पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर लेते हैं, मार्कर बनाने के लिए भी एक कंपनी चालू हुआ रहेगा जिसने मशीनरी डाले रहेंगे, बराबर है। मशीनरी में भी 10 मशीनरी 20 मशीनरीज डाले रहेंगे ना, एंड वो मशीनरी से ही तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो कौन सा मशीनरी सबसे वायबल है, कौन सा बेस्ट है, वो क्या हुआ? एक कैपिटल प्रोजेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी से ये निकलेगा मार्कर एंड 1 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं ना वो मशीनरी को, यानी कि दैट बिकम्स अ कैपिटल प्रोजेक्ट। फिर ऐसे हो सकता है कि मैं ऑलरेडी मुंबई में एक बिजनेस चला रहा हूं, मुझे एक्सपैंड करना है नॉर्थ साइड में, बराबर है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल प्रोजेक्ट, क्योंकि वहां पे भी हम लोग को एक नॉर्थ साइड पे एक्सपैंड करने के लिए लगेगा ना, बहुत सारी चीजें लगेगी, राइट। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे स्ट्रेट यूएस में एक्सपैंड करना है, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा ऑलरेडी बिजनेस इंडिया में है, मुझे यूएस में करना है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कैपिटल प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि हम बिजनेस डाल रहे हैं, नॉट नेसेसरी। अगर आप एक मशीनरी भी डाल रहे हो एंड वो मशीनरी 1 साल से आपको कैश जनरेट करके देगा, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल प्रोजेक्ट। सिंपल। अभी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, बट यहां पे उसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं मैं, ठीक है। रिलैक्सो कंपनी पता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो फुटवेयर बनाता है, बराबर। अभी ऐसे समझो कि रिलैक्सो को एक्सपैंड करना है, ठीक है। रिलैक्सो को एक्सपैंड करना है तो कहां से करेगा? या तो रिलैक्सो के पास खुद से इंटरनली जनरेटेड अपना प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा रहेगा तो वो एक्सपैंड कर सकता है अपने खुद के पैसे से। अज्यूम करो कि नहीं है उसके पास, तो बाकी फिर 2 सोर्सेस कौन सा होगा? या तो वो बैंक से लोन ले सकता है या इन्वेस्टर से लोन ले सकता है, या तो क्या बोल सकता है, इन्वेस्टर को बोल सकता है पैसे डालने के लिए एक्स्ट्रा एंड उनको ओनर बना सकता है, विच इज नथिंग बट इक्विटी। यानी कि मोटा मोटा 2 सोर्सेस है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स ये सब भी आ जाता है, बट वो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे आपको क्या समझना है सिंपल लैंग्वेज में, कि देयर आर 2 सोर्सेस जहां से रिलैक्सो पैसा रेस कर सकता है, वन बीइंग डेट एंड अदर वन बीइंग इक्विटी, बराबर है। अभी सपोज यहां पे डेट में धवल है एंड इक्विटी में शैलेश है। अभी धवल अगर रिलैक्सो में पैसा डाल रहा है, ठीक है, या तो धवल भी अज्यूम कर सकते हो या तो बैंक अज्यूम कर लो। वो क्या बोल रहा है रिलैक्सो को कि मैं तुमको पैसा दूंगा, सपोज कर लेते आई गिव रिलैक्सो में भी 50 करोड़, अगर बैंक है तो 50 करोड़ देगा, एंड रिलैक्सो को क्या बोलता है वो, एवरी ईयर यू विल हैव टू पे मी 9% रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स और नॉट, बराबर। तुम प्रॉफिट करो नहीं करो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे 9% चाहिए। मैं 50 करोड़ दे रहा हूं तो मुझे 9% चाहिए, बराबर। यहां पे शैलेश है और भी लोग रहेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वो लोग क्या बोलते हैं रिलैक्सो में, हम भी देते तुमको पैसा, हम लोग को ऑन एन एवरेज 12% मिलना चाहिए। ये 12% अगर शैलेश पैसा डाल रहा है इक्विटी में, जरूरी है क्या 12% मिलेगा? नहीं ना। ऐसा हो सकता है कि 12% मिले, ऐसा हो सकता है 12 से ज्यादा भी मिले, ऐसा हो सकता है 12 से कम भी मिले। यानी कि दोनों में रिस्क किस में ज्यादा है? इक्विटी में रिस्क ज्यादा है।
तो बेसिक फाइनेंस रूल क्या बोलता है, रिस्क ज्यादा तो आप ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जरूरी है क्या मिलेगा रिटर्न्स, नहीं। तो बेसिक फाइनेंस रूल क्या है, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। यहाँ पे रिस्क किसको ज्यादा है, इक्विटी वालों को, क्योंकि अगर रिलैक्सो ने प्रॉफिट नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि शैलेश को कुछ मिला ही नहीं, बट डेट वालों को ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, आप प्रॉफिट करो लॉस करो, यू हैव टू पे, यानी कि रिस्क कम। गलती से रिलैक्सो बंद हो जाता है तो सबसे पहले एसेट बेच के पैसा किसको जाएगा, डेट वालों को, यानी कि जो 50 करोड़ दिए पहले वो 50 करोड़ देंगे, उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी वालों को पैसा देते हैं, यानी कि अगेन रिस्क किस पे ज्यादा, इक्विटी वालों को। क्लियर है कंसेप्ट, दैट्स द रीजन यहाँ पे डेट में मैंने 9% लिया, इक्विटी मैंने 12% लिया है। अब ये 9 एंड 12 मैंने रैंडम लिया है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करेंगे। क्लियर है कॉन्टेक्स्ट। अभी धवल के लिए ये 9% क्या है, धवल या बैंक के लिए 9% क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि धवल बोलते हैं कि अगर मैं रिलैक्सो को दे रहा हूं 50 करोड़ या बैंक 50 करोड़ दे रहा है तो मेरे को 9% चाहिए। समझ में आ रहा है, तो धवल के लिए 9% क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बट रिलैक्सो के लिए 9% क्या है, रिलैक्सो को 50 करोड़ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है क्या, नहीं, तो रिलैक्सो के पर्सपेक्टिव से ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट। यानी कि अगर आप समझोगे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन डेट इन्वेस्टर इज सेम एज सेइंग रिलैक्सो का कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड ये सेम है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। क्लियर। लाइकवाइज शैलेश जब पैसा डाल रहा है रिलैक्सो में, उसको मिनिमम ऑन एन एवरेज 12% लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है 12% मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट शैलेश के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, 12% मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टर। सेम रिलैक्सो के लिए क्या हो जाएगा, ये 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आपको पूरा, ठीक है, परफेक्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बुक में कैपिटल बजटिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप देखोगे पेज 22 में देयर आर 4 स्टेप्स। अगेन ये एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। सबसे फर्स्ट इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन, अभी इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि देयर इज अ कंपनी XYZ लिमिटेड, वो मोबाइल का भी बिजनेस चलाता है एंड कैलकुलेटर का भी बिजनेस चलाता है। अभी कैसे रहेगा, मोबाइल के बिजनेस का भी एक CEO रहेगा या मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा। चलो CEO अज्यूम करते एक ही है XYZ लिमिटेड का मेन, यहाँ पे एक MD है, यहाँ पे एक MD है, बराबर, एंड उसके नीचे भी अलग अलग वर्टिकल्स के हेड रहेंगे। ये वर्टिकल के जो भी हेड्स रहेंगे ये लोग बोलेंगे अरे हम लोग इंडिया में एक्सपैंड करते, एक बोलेगा नहीं नहीं US में करते, एक बोलेगा नहीं चाइना में करते, एक बोलेगा दुबई में करते, एक बोलेगा अरे हम लोग डाउन साउथ ही करते ना, इंडिया में साउथ में एक्सपेंड करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा अभी ट्रैक्शन आ रहा है, डिमांड आ रहा है। सिमिलरली कैलकुलेटर के बिजनेस के भी लोग करेंगे, यानी कि ऑन एन एवरेज मैं ऐसे बोल सकता हूँ अजम्पशन के लिए कि 10 प्रोजेक्ट्स टेबल पे। अभी कंपनी 10 के 10 प्रोजेक्ट ले लेगा क्या, नहीं, सबसे पहले तो देखेगा अच्छा 10 प्रोजेक्ट टेबल पे, उसमें देखेगा अरे ये 10 प्रोजेक्ट में कौन सा प्रॉफिटेबल है मुझे। जब मैं कभी भी याद रखना कॉर्पोरेट फाइनेंस में प्रॉफिटेबिलिटी का बात करूंगा दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू कैश एंड नॉट नेट इनकम, क्योंकि नेट इनकम कैन बी मैन्युपुलेटेड, मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे। बट ये समझा, पहले तो क्या देखेंगे यार 10 प्रोजेक्ट्स है, देयर आर 10 प्रोजेक्ट्स ऑन द टेबल, आउट ऑफ दैट 10 प्रोजेक्ट्स देखते कि कितना प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ कैश। तो सेकेंड स्टेप वुड बी एनालाइजिंग दोस 10 प्रोजेक्ट्स, वो हो गया। उसके बाद थर्ड इज व्हाट, फर्म वाइड कैपिटल बजट। इसका मतलब क्या है, फर्म वाइड कैपिटल बजट। अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना 10 में से 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट्स है जो प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ कैश एज ऑफ टुडे। अब ये कैसे होता है ना, मैं आपको एक ऊपर से बताता हूं, एंड आगे हम लोग डिटेल में करने वाले, NPV IRR है तभी हम लोग करेंगे, बट मैं एक आइडिया दे देता हूं कि कैसे होता है। अज्यूम करो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो जो 3 इयर्स के लिए, सिंपल लिया मैंने। आज के तारीख में ऑब्वियसली आपको 50 करोड़ अज्यूम कर रहा हूं मैं, आपको डालना पड़ेगा, बराबर है, 50 करोड़ आपको डालना पड़ेगा। एंड आप अज्यूम क्या कर रहे हो कि फर्स्ट ईयर में मैं 30 करोड़ कमाऊंगा, सेकेंड ईयर में भी 30 करोड़ कमाऊंगा, थर्ड ईयर में मैं भी 40 करोड़ कमाऊंगा। ये एक अजम्पशन है, कभी भी याद रखना कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो भी होता है वो अजम्पशन पे चलता है। क्या अजम्पशन पे चलता है कि एज ऑफ टुडे यू विल बी इनकरिंग 50 करोड़, वो 50 करोड़ में भी आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदोगे एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर करोगे, एंड एवरी ईयर फर्स्ट ईयर आप पॉजिटिव कैश फ्लो कमाओगे, सेकेंड ईयर कैश फ्लो, थर्ड ईयर कैश फ्लो, एंड आप देखोगे कि ये सबका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सब वो कैलकुलेशन हम लोग NPV का देखेंगे, वो आगे देखेंगे, बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या रहेगा। एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे
जो मे बी इस केस में यूएस के मोबाइल वाले बिजनेस में करना है तो कितना आ रहा है 70 करोड़। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट कॉन्टेक्स्ट यू आर गेटिंग ना। 70 करोड़ का यूएस में अगर मोबाइल बिजनेस करना है तो 70 करोड़ है एज ऑफ टुडे, मतलब 50 करोड़ डालोगे एवरी ईयर 30-40 करोड़ कमाओगे एंड उसका वैल्यू एज ऑफ टुडे 70 करोड़। ऐसे मैंने 6 प्रोजेक्ट्स का लिया है, बराबर है, गेटिंग माई पॉइंट। फर्म वाइड कैपिटल बजट क्या बताता है? अभी अगर यहां पे अगर आउट ऑफ द लॉट देखोगे सबसे बेस्ट कौन सा है? चाइना वाला। अज्यूम करते चलो यहाँ पे हम लोग ये ना चाइना का 75 करोड़ के जगह पे 105 करोड़ ले लेते हैं। अभी कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है? 105 करोड़, क्योंकि एज ऑफ डेट ये सबसे फीजिबल प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो। फर्म वाइड कैपिटल बजट क्या बोलता है ना, अभी आइडियली XYZ कंपनी को मोबाइल बिजनेस में जाना चाहिए जो चाइना में है, बराबर। फर्म वाइड कैपिटल बजट ये बताता है कि XYZ ये जो मेन कंपनी है उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसको कौन सा बिजनेस को आगे लेके जाना है, मोबाइल के बिजनेस को आगे लेके जाना है कि कैलकुलेटर वाले बिजनेस को आगे लेके जाना है, एंड कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में लेके जाना है। तो अगर फर्म वाइड कैपिटल का ये है कि बॉस उनको है ना ये वाला यूएस वाला में आगे लेके जाना है, उन लोग को चाहिए कि हम लोग यूएस में लेके जाना चाहते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया यूएस में लेके जाना चाहते हैं, एंड हम लोग को कैलकुलेटर वाला बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है। पॉसिबिलिटी है, अज्यूम करो ना BA2 टेक्सास, अभी CFA BA2 टेक्सास है वो है, एंड एक दूसरा HP वाला है, बराबर। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन BA2 टेक्सास का कहाँ पे हो रहा है। अच्छा, कौन कर रहे हैं? CFA वाले, बहुत सब लोग को मैंडेटरी है यूज करना, तो देखेंगे सबसे ज्यादा CFA स्टूडेंट्स कहाँ पे? अच्छा, यूएस में, तो इट इज बेटर कि मैं वहां पे एक डालूं। गेटिंग माई पॉइंट। तो फर्म वाइड कैपिटल बजट क्या बोलता रहा है कि फर्म एज अ होल को क्या प्लान है, क्या आगे लेके जाना है, मोबाइल के बिजनेस को लेके जाना है कि कैलकुलेटर के बिजनेस को लेके जाना है, एंड अगर कैलकुलेटर का बिजनेस को लेके जाना है तो कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया में लेके जाना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बोले कि नहीं नहीं मुझे कैलकुलेटर को ही आगे लेके जाना है, तो कैलकुलेटर में 3 आ गए, 90 करोड़, 80 करोड़, 95 करोड़। उसके बाद आप देखते हो कि चाइना वाला बेटर है यूएस से, बट चाइना में अगर टैरिफ्स बहुत लगने वाला है एंड अगर प्रॉब्लमैटिक एरिया है वहां पे कुछ, अगर बिजनेस करने के लिए ईज नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस इज लेस कंपेयर टू से यूएस, तो इवन दो चाइना का बेटर रहेगा, इट इज पॉसिबल कि मैं यूएस में कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग बोल नहीं सकते यार 105 सबसे बेस्ट है ना, तो ये रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट 100%। उसके बाद लास्ट वन इज पोस्ट ऑडिट। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट ऑडिट? पोस्ट ऑडिट इज नथिंग बट, अब ये कैपिटल बजटिंग, कैपिटल प्रोजेक्ट आप ले रहे हो, एज ऑफ डेट आप सोच रहे हो कि 50 करोड़ आप डालोगे एंड 3 इयर्स 30 करोड़ एंड 40 करोड़ मिलेगा, बराबर। आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, रियलिटी नहीं है ना। पोस्ट ऑडिट क्या है? अज्यूम करो आपने ये प्रोजेक्ट ले लिया, फिर आपने ये क्या किया था, एस्टिमेट किया था कि आफ्टर 1 ईयर यू विल बी गेटिंग 30 करोड़ इन कैश। 1 साल के बाद आप देखोगे इन रियलिटी कितना कमाया आपने। जरूरी नहीं ना 30 करोड़ मतलब 30 करोड़ ही कमाया, ऐसा हो सकता है कि 30 करोड़ का आपने सिर्फ 23 करोड़ कमाया। इन दैट केस यू विल चेक कि बॉस मैंने तो 30 करोड़ प्रेडिक्ट किया था, क्यों मुझे 23 करोड़ मिला? क्या डिमांड नहीं है वो प्रोडक्ट का? मैंने डिमांड ही बराबर गेज नहीं किया कि मैंने ऑपरेटिंग खर्चा बहुत ज्यादा बना लिया, बहुत थिक हो गया मेरा ऑपरेटिंग खर्चा, जिसकी वजह से मुझे लीन आउट करना पड़ेगा, मुझे एम्प्लॉइज को मे बी ले ऑफ करना पड़ेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कम करने पड़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। क्या है वो हम लोग करते हैं पोस्ट ऑडिट में। क्लियर है ये कंसेप्ट? 100%? कुछ डाउट है? डन। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कैटेगरीज में। प्रोजेक्ट कैटेगरीज में देर आर 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज। ये मैंने ऐसे किया 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 2, मतलब 6 हो गया। सबसे फर्स्ट आते हैं रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स पे। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मतलब क्या? यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मार्कर वाला। मार्कर के लिए ना ऐसे अज्यूम करो 10 मशीन लगे मेरे को, ठीक है, आउट ऑफ विच अभी मुझे 2 मशीन है जो वेयर एंड टेयर हो चुका है, तो वो 2 मशीन को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। अभी वो 2 मशीन अज्यूम करो, ये जो 10 मशीन है उसमें से 2 टेयर हो गया, वेयर एंड टेयर हो गया, जिसकी वजह से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे इजीएस्ट काम क्या है? जो पहले वाला मशीन था वही ब्रांड का, वही टाइप का, वही कॉस्टिंग का, उसी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। दैट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट टू मेंटेन द बिजनेस। ये वाला, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगने वाला है क्या? एनालिटिकल एनालिसिस कुछ लगने वाला है? डिटेल्ड एनालिसिस लगने वाला है क्या? नहीं। तो ओवर हियर द एनालिसिस रिक्वायर्ड वुड बी वेरी लेस, एनालिसिस वुड बी वेरी लेस।
कंपेयर टू सेकेंड सिचुएशन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मशीन मेरे को 2 मशीन को रिप्लेस करना है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिप्लेस कर ही रहा हूँ, तो मैं बेटर ऑप्शंस देख सकता हूँ। 2 तरीका देख सकता हूँ, एक जिससे मैं सेल्स बढ़ा सकता हूँ, दूसरा जिसमें मैं कॉस्टिंग कम कर सकता हूँ। कॉस्टिंग कम का मतलब ये नहीं हो जाता है आप फिक्स्ड कॉस्ट कम करो, नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है कि सपोज ये 2 मशीनरी का जो पहले का कॉस्ट था वो 50,000 था, अभी का जो रिप्लेस करने वाला हूँ उसका भी 50,000 ही है कॉस्ट, बट उसमें मेरे को इसमें लेबर मुझे 3 लग रहे थे, यहाँ पे 2 लेबर में भी हो रहा था, तो भी रिड्यूस हो रहा है ना कॉस्ट, लॉन्ग टर्म में हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का जो पहले का कैपेसिटी था सिर्फ मे बी 10,000 यूनिट्स बनाने का, यहाँ पे सेम कॉस्टिंग में मे बी 15,000 का मिल रहा है कैपेसिटी। ईदर वेज ये मेंटेनिंग द बिजनेस से ज्यादा एनालिसिस लगने वाला है यहाँ पे कंपेयर टू दिस वन। दोनों भी रिप्लेस ही कर रहा हूं मैं, बराबर है, बट यहाँ पे एनालिसिस क्या है, ये वाले पार्ट में मेरा एनालिसिस ज्यादा लगेगा कंपेयर टू से दिस वन। गेटिंग माई पॉइंट 100%। उसके बाद नेक्स्ट वुड बी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। अगेन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट केटर्स टू, मैं अभी मुंबई में कर रहा हूँ बिजनेस में, नॉर्थ साइड में एक्सपेंड करने वाला हूँ, दैट इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ माई बिजनेस। एक हो सकता है कि इंडिया में मेरा मस्ट डिमांड है, मुझे लग रहा है दुबई में भी बहुत इंडियंस रहते हैं, तो कंजम्पशन तो अच्छा रहेगा ही, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। अगेन यहाँ पे इससे ज़्यादा एनालिसिस लगेगा, मतलब कंपेयर टू दिस रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का एनालिसिस पार्ट वुड बी मच हायर, राइट। थर्ड इज व्हाट, मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है यही मुझे पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है 100%। कोई भी अगर मैं एक नया फुटवेयर चालू कर रहा हूँ, मुझे पहले ये तो देखना है कि लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसा नहीं हो जाता है कि मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन करना चालू कर देता हूँ या बहुत बड़ा प्लांट लगा देता हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में मे बी सिर्फ 10,000 यूनिट्स डोल आउट करूँगा, ऐसे समझो, देखो सिंपल ऐसे समझते हैं। इंडिया में एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ मैं, अच्छा डिमांड है, अभी मुझे ना यूएस मार्केट को टैप करना है, बट मुझे पता नहीं है कि यूएस में वो प्रोडक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके पहले वाले में मैं एक्सपेंशन में क्या बोला कि इंडियंस बहुत सारे तो वहाँ पे चल जाएगा, बट अभी मेरे को पता ही नहीं है कि इंडिया में तो चल रहा है वो प्रोडक्ट, मुझे पता नहीं है यूएस में क्या उसका डिमांड रहेगा। तो क्या डायरेक्ट मैं वहाँ पे प्लांट सेटअप कर दूंगा क्या? नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 10,000 यूनिट्स वहाँ पे रोल आउट करूँगा। तो कहाँ से करूँगा मैं, एक थर्ड पार्टी, यहाँ पे नॉर्मली कैसे चलता है, एक थर्ड पार्टी कंपनी रहता है, उनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा एंड वो थर्ड पार्टी फ्लोट कराएंगे मेरा 10,000 यूनिट्स, ये देखने के लिए कि कितना जल्दी शेल्फ में से निकल रहा है। अगर बहुत डिमांड है, ऐसा 2-3 बार देखेंगे, अगर 2-3 बार अच्छा हुआ डिमांड तो वी नो फॉर अ फैक्ट कि वहां का डिमांड अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेरा मार्केट डेवलपमेंट में अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में क्या है, आपको कितना प्लांट डालना है, कितना एम्प्लॉय हायर करना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है। इसमें तो क्या है, इसमें ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा, बट उसके पहले ये भी देखना है कि यार हमारा प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली द एनालिसिस वुड बी मच हायर कंपेयर टू दिस वन। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट इज मैंडेटरी प्रोजेक्ट। मैंडेटरी प्रोजेक्ट मतलब बेसिकली गवर्नमेंट बोलते हैं कंपनीज को कि आपको मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फैक्ट्री क्या होता है, एमिट करते पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन करते, फिर बहुत बार एमिट करते हैं एंड पूरा रिवर को खराब कर देते हैं। तो इन दैट केस गवर्नमेंट आता है और बोलता है सिंस आपने ये किया है खराब, फॉर एग्जाम्पल आपने एयर पोल्यूशन किया ये एरिया में, आपको वो ठीक करना ही पड़ेगा एंड फॉर दैट आपको इतना प्लांटेशन करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, या एक ग्रीन प्रोजेक्ट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि आपको करना पड़ेगा। तो सीएसआर एक्टिविटीज जो होता है ना कंपनी का, वो अलग होता है। सीएसआर में कंपनीज खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है इन अ वे कि सिंस आपने ये खराब किया, अभी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यू हैव टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट, प्रॉफिट के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? लास्ट वन इज पेट प्रोजेक्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। पेट प्रोजेक्ट मतलब क्या, पेट मतलब लाडला। अभी ऐसे समझो, पेट प्रोजेक्ट ऑफ सीनियर मैनेजर मतलब एक सीईओ है, ऐसे थोड़ा क्रूड एग्जाम्पल है, सीईओ है, वो इंडिया का बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है, बट उसके जो दोस्त है वो भी सब सीईओज है।
वो लोग बोलते हैं यार शिट तेरा सिर्फ इंडिया में ही है, तेरा सिर्फ कंपनी इंडिया में ही है, हम लोग का तो वी हैव गॉट लोकेशन एट से यूएस, दुबई, चाइना, एवरीवेयर, बट आपका तो सिर्फ इंडिया में। तो उसको पहले से था यार कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ना तो मैं एक आउट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट करूंगा ही करूंगा। समझ में आ रहा है? इवन दो वो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। अभी ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि सपोज एक कंपनी है वो नॉर्थ में एक्सपैंड करके ज्यादा कमाएगा कंपेयर टू से अगर वो दुबई में करे, बट जस्ट बिकॉज इसको अपना फुटप्रिंट दुबई में डालना है तो वो एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि उसका ड्रीम था, उसका पेट प्रोजेक्ट था कि मुझे दुबई में डालना है या आउट ऑफ इंडिया डालना है मुझे। पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज पेट प्रोजेक्ट। अब इसका रियल टाइम एग्जाम्पल देखना है तो आप ऐसे समझ सकते हो रेमंड का। रेमंड के सीईओ ने ले लिया था, सिंघानिया ने क्या ले लिया था? जेट ले लिया था। एंड उनका रीजनिंग ये था कि अगर मुझे ट्रैवल करने में ईजी पड़ता है मीटिंग्स के लिए, बट एक क्लॉथ कंपनी के लिए जेट का क्या ज़रूरत? समझ में आया? दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पेट प्रोजेक्ट। क्लियर है? क्योंकि आइडियली समझो ना, पेट प्रोजेक्ट क्या हो रहा है? पेट प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, मेन इंटेंशन क्या है इन्वेस्टर का? सबसे ज्यादा पैसा मिले। सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलेगा? थ्रू डिविडेंड्स एंड स्टॉक प्राइस इंक्रीज। स्टॉक प्राइस इंक्रीज कब होगा? जब आप प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स लोगे तो। बट अगर आपने जेट ले लिया, उससे कुछ एक्स्ट्रा कंपनी को पैसा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो किसका पैसा जा रहा है? इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है। इसीलिए वो अलाउड नहीं है। यहाँ बहुत नेगेटिव जाता है और शेयर प्राइस उल्टा गिर जाता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जब एक कंपनी को एनालाइज करना है, जो हम लोग मैनेजमेंट टीम है ना, वो कितना क्लीन है, कितना कॉम्पिटेंट है देखना है, क्योंकि पैसा नहीं तो किधर भी डालना बहुत गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग बताऊंगा मैं, ये पहले लिख लो।